तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है न्यायिक पृथक्करण के क्या आधार है। मतलब जो न्यायिक पृथक्करण है उसके क्या आधार है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो था, उसके अंदर जो न्यायिक पृथक्करण है, ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन है, उसके क्या आधार है, क्या बेस है, उसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदू लॉ का। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक। इस टॉपिक में कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के जो अंतर्गत जो न्यायिक पृथक्करण है, जुडिशियल सेपरेशन, उसके लिए आधार क्या क्या है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण यानी कि जुडिशियल सेपरेशन क्या है, एक वैधानिक प्रावधान है। क्या है? एक वैधानिक प्रावधान है जो किसी विवाहित व्यक्ति को अपने साथी से शारीरिक या मानसिक रूप से अलग रहने की अनुमति नहीं देता है। तो जुडिशियल सेपरेशन यानी कि क्या है? एक वैधानिक प्रावधान है जो किसी विवाहित व्यक्ति को अपने साथी से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अलग रहने की अनुमति देता है। अलग रहने की क्या देता है? अनुमति देता है, बिना विवाह के, यानी बिना विवाह के या बिना विवाह को कानूनी रूप से समाप्त किए, बिना मतलब बिना विवाह को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना ही उनको क्या रहता है? अलग रहने का क्या देता है? अनुमति देता है, विवाह को समाप्त किए बिना कानूनी रूप से। तो जुडिशियल सेपरेशन उसी को कहते हैं। वो एक ऐसा वैधानिक प्रावधान है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो किसी विवाहित व्यक्ति या जो मैरिज दो लोग कर चुके हैं, वो अपने साथी के साथ या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अलग रहने का क्या देता है? उन्हें अनुमति देता है, अनुमति देता है। साथ में जो बिना विवाह को क्या करता है? कानूनी रूप से क्या कर देता है? समाप्त किए बिना ही ये अनुमति दे देता है। यह अधिनियम क्या है? यह जो अधिनियम है वो धारा 10 में निर्दिष्ट किया गया। यह अधिनियम क्या करा गया? जो धारा 10 है उसमें क्या करा गया? निर्दिष्ट किया गया। उसके अंदर ये बताया गया, यह उस स्थिति में लागू होता है या क्या करता है? उस स्थिति में लागू होता है जब किसी पक्ष को विवाहित संबंधों में जारी रहने की कठिनाई हो। जब यह उसी जुडिशियल सेपरेशन तभी होता है जब किसी पक्ष को या किसी मतलब एक तरीके का जो मतलब एक जो पार्ट हो गया, कोई पक्ष हो गया, एक साइड को क्या हो, विवाह संबंधों में जो जारी रहने की, मतलब विवाह के संबंध में जारी रहने की कठिनाई हो रही है, उन्हें दिक्कत हो रही हो, लेकिन वह तलाक भी नहीं चाहता है। लेकिन वह क्या है? तलाक भी नहीं चाहता है। लेकिन वह साथ में क्या कर चाहता है? तलाक भी नहीं चाहता है। साथ में वो तलाक भी क्या करता है? नहीं चाहता है। साथ में देखें तो न्यायिक पृथक्करण के दौरान पति कानूनी रूप से अलग रहते हैं, और कानूनी रूप से क्या रहते हैं? अलग भी रहते हैं, लेकिन विवाह समाप्त नहीं होता। न्यायिक पृथक्करण के दौरान होते हैं जो पति पत्नी होते हैं, वो कानूनी रूप से अलग रहते हैं, लेकिन विवाह क्या होता है? समाप्त नहीं होता है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम यानी 1955 के अंतर्गत जो न्यायिक पृथक्करण यानी कि जुडिशियल सेपरेशन है, वो एक क्या है? वैधानिक प्रावधान है जो किसी जो विवाहित व्यक्ति को अपने साथी से शारीरिक या मानसिक रूप से अलग रहने की अनुमति देता है, बिना विवाह को समाप्त किए हुए कानूनी प्रक्रिया के। यह अधिनियम की धारा 10 में लिखा हुआ है, निर्दिष्ट किया गया, और यह उस स्थिति में लागू होता है जब किसी पक्ष को विवाह संबंधों में जारी रहने की मतलब कठिनाई हो रही है, रहने में उन्हें क्या हो रही? कठिनाई हो रही है, लेकिन वो डिवोर्स भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, न्यायिक पृथक्करण के दौरान क्या होता है? पति पत्नी कानूनी रूप से अलग रहते हैं, लेकिन विवाह क्या होता है? समाप्त नहीं होता। इसी को क्या कहते हैं? जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। तो न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार क्या है, यानी कि ग्राउंड्स क्या है या आधार क्या है जुडिशियल सेपरेशन का? देखते हैं कि न्यायिक पृथक्करण के लिए ग्राउंड ऑफ जुडिशियल डिप्रेशन, वो सेपरेशन, डिप्रेशन बोल रहा था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत जो है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत न्यायिक पृथक्करण के लिए निम्नलिखित आधार दिए गए हैं। ठीक है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 10 है, उसके तहत क्या है? जो न्यायिक पृथक्करण या जुडिशियल सेपरेशन है, उसके लिए निम्नलिखित आधार दिए गए हैं। पहला हो गया विवाहेतर, जो विवाहेतर संबंध होते हैं यानी अडल्ट्री होता है, वो क्या होते हैं? यदि पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति विवाहेतर संबंध यानी अडल्ट्री में संलिप्त है, तो दूसरा पक्ष न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकता है। यदि कोई पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति वो विवाहेतर संबंध यानी अडल्ट्री में क्या है? संलिप्त है, उसमें से जुड़ा हुआ है, दूसरा पक्ष क्या है? वो न्यायिक पृथक्करण की क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। वो क्या कर सकता है? दूसरा पक्ष न्यायिक पृथक्करण की मांग कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विवाह संबंधों यानी कि जो विवाह संबंधों का उल्लंघन और धोखाधड़ी, विवाह संबंधों का उल्लंघन और धोखाधड़ी क्या होता है? तो विवाह संबंधों का जो उल्लंघन और धोखाधड़ी के रूप में ये माना जाता है। अगर जैसे विवाह संबंध हुआ है या उसमें कोई धोखाधड़ी हो गई है, तो उसमें भी क्या करा जाता है? यह
माना जाता है, उस रूप से भी यह माना जाता है। तो विवाह संबंधों या उनका उल्लंघन और धोखाधड़ी के रूप में भी माना जाता है। और यदि एक व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि दूसरा व्यक्ति विवाहेतर संबंधों से संलिप्त है, उसे न्यायिक पृथक्करण का अधिकार होता है। जो अगर कोई एक व्यक्ति है या कोई एक पक्ष है, कोई साइड है, वो सिद्ध कर देता है कि जो दूसरा व्यक्ति है जो वो क्या है विवाहेतर संबंधों में क्या है संलिप्त है, अडल्ट्री में संलिप्त है, तो उसे न्यायिक पृथक्करण का अधिकार होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो यह क्या कह रहा है, एग्जाम्पल भी उनको जरूरी होता है कि यदि पति या का पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध है, समझ रहे हो, मतलब कहीं और पत्नी क्या है, वो पति के अलावा भी कहीं और मुंह मार रही है, तो पति को न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करने का अधिकार होगा। तो पति को न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर करने का क्या होगा, अधिकार होगा। अडल्ट्री को ही कहते हैं विवाहेतर। ठीक है, निर्दयी व्यवहार इसका दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा एक आयाम है, क्रूएल्टी जिसे कहते हैं। यदि पति या पत्नी का व्यवहार दूसरे पक्ष के प्रति निर्दयी है, अपमानजनक है, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़क हो, तो न्यायिक पृथक्करण के लिए एक आधार हो सकता है। यदि कोई पति है, जैसे कि पति है और पत्नी का व्यवहार, पति भी हो सकता है पत्नी भी हो सकती है, दोनों के लिए मैं कहूंगा कि उन दोनों में से किसी एक का व्यवहार दूसरे के पक्ष के प्रति क्या है, निर्दयी है, बहुत ज्यादा क्रूअल है, अपमानजनक है, बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं मतलब एक दूसरे की, और मानसिक या शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़क है, हम हाथ चला देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं दूसरे व्यक्ति को। अभी एक मैटर हुआ था, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था कि वो सोशल मीडिया पे ये वाला, ये नहीं था, एक अतुल सुभाष करके लड़का है जो इंसान वो थे, वो उनकी मतलब इतना वो प्रताड़ित हो चुके थे मानसिक रूप से, उन्होंने सुसाइड कर लिया लड़के ने। तो ये क्या है, निर्दयी व्यवहार के लिए वो क्या कर देते थे, जुडिशियल सेपरेशन दायर कर सकते, लेकिन वो इतना प्रताड़ित हो चुके थे कि वो मानसिक रूप से अपना बिल्कुल होशोबाक हो चुके थे और उन्होंने क्या कर सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। ठीक है, अब तो न्यायिक पृथक्करण के वो एक आधार हो सकता है, वो दे सकता है। निर्दयी व्यवहार का अर्थ केवल शारीरिक चोट ही नहीं होता है। अगर निर्दयी व्यवहार को आप सोचो कि क्रूएल्टी केवल यही है कि अगर हाथ चला दिया और निशान पड़ गया तो यही क्या है, निर्दयी व्यवहार कहलाएगा, नहीं, बल्कि अगर मानसिक यातना भी दे रहे हो या अपमानजनक व्यवहार भी हो तो भी यह निर्दयी व्यवहार के अंतर्गत ही आता है, क्रूएल्टी के अंतर्गत ही आता है। यह क्या होता है, व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। और यह व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक साबित हो सकता है। अब उदाहरण बहुत जरूरी है हर चीज में। तो क्या करा, यदि पति पत्नी को बार बार शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, यदि जो पति है वो पत्नी को बार बार शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, हाथ चलाता है या कुछ इस तरीके से, हाँ, फिजिकली प्रताड़ित कर रहा है, मानसिक रूप से उसे परेशान कर रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहा है, तो पत्नी क्या कर सकती है, जुडिशियल सेपरेशन की याचिका कोर्ट में दायर करवा सकती है। क्रूरता और जो विवाहेतर संबंध का संयोजन बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन, दोनों चीजें एक साथ कर रही है पत्नी, अब जाहिर सी बात है कर भी सकती है, या पति भी कर सकता है, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, एक बंदे के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन अगर जो क्रूरता यानी क्रूएल्टी, हाँ चला गया, क्रूएल्टी और विवाहेतर संबंध का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ क्रूएल्टी और अडल्ट्री, कैसे, कभी कभी, मतलब कभी कभी विवाहेतर संबंध और क्रूरता दोनों मिलकर न्यायिक पृथक्करण का आधार बन सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अडल्ट्री हो गया, क्रूएल्टी हो गया, वो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन का आधार या बेस या ग्राउंड बन सकते हैं। यदि यदि एक व्यक्ति विवाहेतर संबंध में संलिप्त है और उसके साथ साथ वह दूसरे पक्ष के प्रति क्रूर या मानसिक प्रताड़ना भी करता है, मतलब एक तो वो मतलब दूसरी जगह मुंह भी मार रहा है, ऊपर से अपने वाले बंदे पे बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है, उसमें हाथ चला रहा है, उसे मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ना दे रहा है, तो न्यायालय में क्या होगा, इसे पृथक्करण के आधार के रूप में स्वीकार कर सकता है। तो न्यायालय इसे सेपरेशन के आधार पे या ग्राउंड के रूप में क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। ठीक है, दुराचार क्या होता है, दुराचार को देखें, जो डिसर्शन होता है, डिसर्शन क्या हो गया, दुराचार। दुराचार को देखें तो यदि पति या पत्नी एक निश्चित अवधि तक बिना किसी कारण के एक दूसरे से अलग रहते हैं, यदि पति या पत्नी दोनों ही एक निश्चित अवधि तक, जो निश्चित अवधि है उस तक क्या होता है, बिना किसी कारण के, बिना कोई रीजन ही नहीं है, वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, तो यह भी क्या है, न्यायिक पृथक्करण का आधार बन सकता है। तो यह भी क्या बन सकता है, न्यायिक पृथक्करण का आधार बन सकता है। धारा 10 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा 2 साल या उससे अधिक समय तक दुराचार या डिसर्शन किए जाने के बाद क्या होता है, न्यायिक पृथक्करण का आवेदन किया जा सकता है। अगर द्वारा 2 साल या उससे अधिक का समय हो चुका है और उसे दुराचार डिसर्शन दिख रहा है, तो उसके किए जाने के बाद जो न्यायिक पृथक्करण का आवेदन वो क्या कर सकता है, कोर्ट में दायर कर सकता है, याचिका अपनी दायर कर सकता है।
यह तब माना जाता है जब एक पक्ष बिना किसी उचित कारण के, बिना किसी सहमति के दूसरे पक्ष को छोड़कर क्या कहता है, चला जाता है और एक निश्चित अवधि तक वापस ही नहीं आता है। मतलब कि ये है कि यह तब माना जाता है दुराचार जी कि जब कोई पक्ष है वो बिना किसी दूसरे पक्ष को बताए, उसको मतलब उसकी सहमति के दूसरे पक्ष को छोड़कर चला जाता है और एक निश्चित अवधि के बाद वापस ही नहीं आता है, और आता है तो एक निश्चित अवधि के बाद आता है, बहुत दिनों बाद आता ही नहीं, खो गया। तो इसे क्या कहते हैं, जुडिशियल सेपरेशन के रूप में कोर्ट क्या ले सकती है, इसकी याचिका ले सकती है। अब अगर उदाहरण के रूप में इसमें देखें तो क्या कह रहा है, यदि पत्नी पति को बिना किसी कारण छोड़कर चली जाती है और 2 साल से अधिक समय तक वापस ही नहीं आती है, तो पति न्यायिक पृथक्करण की याचिका क्या कर सकता है, दायर कर सकता है कि कहाँ गई, क्या करा, क्या नहीं करा। बेचारा पति क्या है वो यहाँ पे मानसिक भी रूप पिट गया और फिजिकली भी पिट गया। ठीक है। मानसिक रोग यानी मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं कि यदि पति या पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यानी मानसिक विकार या मानसिक बीमारी हो और इस कारण वे शादी के कर्तव्यों को निभाने में सक्षम ना हो। यदि पति या पत्नी मानसिक रूप से क्या हो, अस्वस्थ हो, अनहेल्दी हो और मानसिक विकार जैसे कि हो या मानसिक बीमारी हो और इस कारण वे शादी के कर्तव्यों को निभाने में सक्षम ही ना हो। ठीक है। और इस कारण जो शादी के कर्तव्य होते हैं, जो एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो उनको निभाने में या उनको पूरा करने में समर्थ ही ना हो, तो यह जुडिशियल सेपरेशन का आधार क्या बन सकता है, आधार या ग्राउंड बन सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसके तहत क्या है, इसके तहत मानसिक बीमारी का प्रमाण होना चाहिए कि हाँ भाई मानसिक रूप से मतलब बीमार है, और ये सिद्ध होना चाहिए कि मानसिक बीमारी के कारण व्यक्ति विवाह के कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ है, और यह सिद्ध भी करना चाहिए, ऐसे सिद्ध होना भी चाहिए कि जो मानसिक बीमारी है उसके कारण जो है व्यक्ति विवाह के जो कर्तव्य है उनको निभाने में वो असमर्थ है, मतलब अनफुलफिल्ड, मतलब फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है हमारी जो एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। उदाहरण के रूप में देखें, इसमें कह रहा है कि यदि पति मानसिक रोग से ग्रस्त हो, यदि जो पति है वो मानसिक रोग से क्या हो, ग्रस्त हो, और पत्नी मानसिक रूप से स्वस्थ हो, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने से बचने के लिए पृथक्करण चाहती है। मतलब पति है वो मानसिक रूप से क्या है, ग्रस्त है, मतलब पागल है या कुछ है जो, और पत्नी क्या है वो मानसिक रूप से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने से, मतलब मानसिक रूप से उसे कुछ नुकसान ना पहुंचे, उससे बचने के लिए वो क्या चाहती है, सेपरेशन चाहती है, पृथक्करण, अलग होना चाहती है। तो वह क्या करेंगे, तो वह न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर कर सकती है। तो वह क्या कर सकती है, न्यायिक पृथक्करण की याचिका को दायर कर सकती है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि धर्म परिवर्तन यानी रिलीजियस कन्वर्जन हो जाए, यानी धर्म परिवर्तन होता है, तो यदि कोई पति या पत्नी अपने धर्म को बदलता है, यहाँ बहुत अच्छी चीज बोलूंगा मैं, यदि कोई पति या पत्नी अपने धर्म को बदलता है और विवाह के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देता है, और क्या है, जो विवाह का अस्तित्व है उसके लिए क्या करता है, गंभीर खतरा पैदा करता है, तो यह भी क्या होता है, न्यायिक पृथक्करण का आधार हो सकता है, और ये भी क्या कर सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन का आधार या ग्राउंड हो सकता है। किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन विवाह के लिए अव्यावहारिक बना सकता है, मतलब विवाह के लिए क्या बना सकता है, व्यवहारिक बना सकता है, विशेष रूप से हिंदू से विवाह अधिनियम के तहत। विशेष रूप से जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्या है, किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन विवाह के लिए अव्यवहारिक बना सकता है। उदाहरण के रूप में देखें तो कि यदि पति हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाता है, यदि जो पति है वो हिंदू धर्म से, क्या आपने मुस्लिम लड़की शादी करें, हमारा इस्लाम धर्म अपना लें, और यह पत्नी के लिए अस्वीकार हो, और ये पत्नी के लिए क्या हो, अस्वीकार हो, वो स्वीकार नहीं करे, तो पत्नी क्या कर सकती है, न्यायिक पृथक्करण की याचिका दायर कर सकती है। ठीक है। तो ये पत्नी क्या कर सकती है, न्यायिक पृथक्करण की याचिका को दायर कर सकती है। ठीक है। अन्य आधार या अदर ग्राउंड्स क्या होते हैं, अन्य आधारों को देख लें कि इसके अलावा भी कुछ अन्य स्थितियों में न्यायिक पृथक्करण हो सकता है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विवाह के कर्तव्यों से बचता है, मतलब अपनी इच्छा से कर्तव्यों से बचता है, या लंबे समय से वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है, इच्छा शक्ति या शारीरिक असमर्थता के कारण कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या हो सकता है, वो जुडिशियल सेपरेशन प्राप्त कर सकता है। न्यायिक पृथक्करण की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब अगर जुडिशियल सेपरेशन आपको अब करना ही है तो इसकी एक प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, सबसे पहले तो याचिका दायर करना है, कि न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका संबंधित परिवार न्यायालय में दायर की जाएगी। ठीक है। तो न्यायिक पृथक्करण के लिए जो है वो याचिका है, तो संबंधित जो परिवार न्यायालय है या जो परिवार न्यायालय होता है उसमें क्या करी जाती है, दायर की जाती है। याचिका में उस आधार का उल्लेख किया जाता है, जो याचिका उसमें उस आधार का या उस ग्राउंड का उल्लेख किया जाता है जिसके कारण आप पृथक्करण की मांग कर रहे हो, या उसके जिसके आधार से पृथक्करण की मांग की जा रही है। न्यायालय द्वारा आदेश क्या दिया जाता है,
तो न्यायालय द्वारा क्या दीजिए, न्यायालय यह तय करता है कि क्या दायर की गई जो याचिका में उल्लिखित आधार के अनुसार जो है पृथक्करण का आदेश दिया जा सकता है। और न्यायालय क्या करता है, यह तय करता है कि जो दायर की गई जो याचिका है उसमें जो उल्लिखित आधार है या जो बेस है उसके अनुसार जो है पृथक्करण का आदेश दिया भी जा सकता है कि नहीं। और यदि न्यायालय को याचिका में उल्लिखित आधार को सही पाया जाता है, यदि न्यायालय जो है वो याचिका में जो आधार है उसको वो सही पाता है, तो वह न्यायिक पृथक्करण का आदेश भी दे सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, न्यायिक पृथक्करण का आदेश भी दे सकता है। न्यायिक पृथक्करण का परिमाण क्या होता है, वो सॉरी परिणाम क्या होता है। तो न्यायिक पृथक्करण का क्या परिणाम रिजल्ट निकलता है कि न्यायिक पृथक्करण का आदेश मिलने के बाद पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रहने की क्या मिल जाती है, अनुमति मिलती है, लेकिन उनका विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं होता क्योंकि ये डिवोर्स नहीं हो रहा, जुडिशियल सेपरेशन हो रहा है। न्यायिक पृथक्करण के दौरान पति पत्नी के कानूनी अधिकारों की स्थिति में बदलाव नहीं आता। तो न्यायिक पृथक्करण के दौरान जो पति पत्नी उनके कानूनी अधिकारों की स्थिति में क्या नहीं आता, बदलाव नहीं आता है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार आदि भी बहुत सारे अधिकार होते हैं, उनमें कोई भी बदलाव जुडिशियल सेपरेशन के बाद नहीं आता है। न्यायिक दृष्टिकोण यानी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को देखेंगे, यानी कौन कौन से केसेस होते हैं उनको न्यायिक दृष्टिकोण से देखेंगे। तो अशोक कुमार बनाम रीता देवी, अशोक कुमार बनाम रीता देवी में क्या हुआ था, तो इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका में न्यायिक पृथक्करण के आधार को उचित रूप से साबित किया जाता है तो न्यायालय को यह आदेश देने का अधिकार है। अशोक कुमार बनाम रीता देवी वाले मैटर में अदालत ने क्या स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई दायर की गई याचिका में जो न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन के आधार को उचित रूप से साबित किया जाता है तो न्यायालय को आदेश देने का अधिकार है। और आगे देखते हैं, तो रामकृष्ण बनाम विमला देवी और रामकृष्ण बनाम विमला देवी वाले मैटर में क्या कही थी अदालत ने, तो अदालत ने यह कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास किसी आधार पर न्यायिक पृथक्करण की मांग करने का वैध कारण है, मतलब उनके पास एक ग्राउंड है, उनके पास एक आधार है न्यायिक मतलब पृथक्करण मांगने का, तो उसे अन्यथा नहीं माना जाएगा, तो उसे अन्यथा नहीं माना जाएगा, उसे अधिकार मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है निष्कर्ष में, कंक्लूजन में, कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जो न्यायिक पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो विवाहित जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यक्तियों को वैधानिक समाधान प्रदान करता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत न्यायिक पृथक्करण क्या है, वो एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो विवाहित जीवन में जो है कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यक्ति है, जो विवाहित जीवन में जो कठिनाई उनका सामना कर रहे व्यक्तियों को वैधानिक समाधान प्रदान करता है। यह एक प्रकार से तलाक से पूर्व की स्थिति है, यह एक प्रकार से जो तलाक से पूर्व की स्थिति होती है जिससे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से क्या रहता है, अलग रहने का मौका मिलता है, जिससे क्या होता है व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से अलग रहने का मौका मिलता है। हालांकि यह विवाह की समाप्ति का कारण नहीं बनता है, हालांकि जो होता है यह विवाह की जो समाप्ति है उसका कारण नहीं बनता है, और न्यायालय द्वारा यह आदेश केवल वैधानिक आधारों पर दिया जाता है। न्यायालय द्वारा जो एक केवल आदेश है वो एक वैधानिक कोई आधार होगा, लीगल ग्राउंड, एक जो लीगल बातें होती है, बेस होता है, उसी पर ये क्या दिया जाते हैं, आपका जस्टिस या जो भी जजमेंट है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक था, मेरे साथ आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम के जो पृथक्करण न्यायिक पृथक्करण है उसकी हम लोग को व्याख्या करनी थी, हम लोगों ने इसके अंतर्गत कर दी कि कैसे आधार पे है कि न्यायिक पृथक्करण हम लोग इसके अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो न्यायिक पृथक्करण है जुडिशियल सेपरेशन उसको पढ़ने का। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।